Hello friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों आज रोज हम स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 कि जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका वीडियो नंबर 14 देखने जा रहे हैं कि जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स, यानी कि डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व जो हो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, तो 4.6.2 जो टॉपिक था अदर एग्जाम्पल्स ऑफ sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। और आज के ये वीडियो में बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, 4.6.3 टॉपिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। नाउ वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड कंटेन डी ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू एस एंड पी ऑर्बिटल्स, यानी कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स रहेंगे बच्चों, ठीक है, ये एलिमेंट्स के अंदर एस और पी ऑर्बिटल्स तो है ही, पर उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है उनके पास, तो एक्स्ट्रा है डी ऑर्बिटल्स। ओके, दे आर हैविंग एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल्स आल्सो अलोंग विद देम। नाउ द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स आर कंपेरेबल टू द एनर्जी ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स। देखो ये 3d का क्या बहुत कमाल वाले बात है, क्या बात है तो देखते हैं, चलिए क्या बात है। 3d ऑर्बिट जो है, ठीक है, उनकी एनर्जी को यू कैन कंपेयर इट विथ 3s ऑर्बिटल्स एंड 3p ऑर्बिटल्स। आप 3d की एनर्जी लेवल को कंपेयर कर सकते हो 3s एंड 3p के साथ। ऐसे ही 3d ऑर्बिटल की एनर्जी को आप 4s एंड 4p की साथ में भी कंपेयर कर सकते हो। मतलब क्या बच्चों, मतलब ये निकला कि 3d जो है वो ब्रिज जैसा काम करेगा किसके बीच में, तो कि वो थर्ड ऑर्बिट के अंदर की 3s एंड 3p और फोर्थ ऑर्बिट 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स, वो दोनों के बीच का जो ब्रिज है, कनेक्टिंग लिंक है, वो कौन है, 3d। ठीक है। नाउ एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग either 3s 3p and 3d और 3d 4s and 4p is possible। मतलब कि आप 3d का 3s और 3p के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो, देन यू कैन डू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 3d with 4s and 4p, वो पॉसिबल है। However, since the difference in the energies of 3p and 4s orbital is significant, मतलब कि 3p और 4s का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है बच्चों, सो उसकी वजह से नो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 3p 3d एंड 4s। ओके, 3d 3p एंड 4s को इन्वॉल्व करे ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों, तो रीजन क्या है बच्चों, रीजन इज उनका एनर्जी गैप ज्यादा है इसीलिए। ओके, नाउ उसके लिए एक टेबल दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एमसीक्यू के लिए। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और आयंस, उनका हाइब्रिडाइजेशन का टाइप, कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और उनके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। सो स्क्वायर प्लेनर के अंदर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा dsp2, 1d ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और एग्जाम्पल में है NiCN4 2- एंड PtCl4-2।
दूसरा है हमारे पास ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d टाइप, जिसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, और उनका एग्जाम्पल है हमारे पास pf5 एंड pcl5। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल, जिसका हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3d2, जिसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एंड द एग्जाम्पल इज brf5। देन नेक्स्ट शेप है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और उसके अंदर एक s, 3 p और 2 d, एग्जाम्पल में sf6 एंड crf6 3-, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल में ये d2sp3, जिसमें d की 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल और p की 3 ऑर्बिटल, और उनके एग्जाम्पल में CONH3 6 टाइम + 3। ओके, तो ये टेबल बच्चों पूरा का पूरा हमें याद रखना है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए और MCQ के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp3d। तो सबसे पहले हम देखें कि फॉस्फोरस जो है उसका सेंट्रल एटम, PCl5 का सेंट्रल एटम कौन सा है, तो कि भाई PCl5 का सेंट्रल एटम जो है, ठीक है, वो है कौन? फॉस्फोरस। तो बच्चों फॉस्फोरस जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, और 5 सराउंडिंग, 5 चारों ओर 5 कॉर्नर पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है, तो उसका सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। उनका ग्राउंड स्टेट में बाहर की ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो कि भाई 3s2 3p3 एंड 3d0, मतलब कि 3d पूरा वैकेंट है, पूरा ब्लैंक है, ठीक है, और 3p के अंदर भी आप देखो तो हाफ फील्ड है, वो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अभी ये तो बात हुई कि भाई फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट, और सपोज ये फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में से वो जा गएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो उसका ये 3s का 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जंप मार के जाएगा 3d के अंदर। बच्चों कहाँ जाएगा? 3s में से जंप मार के वो गया 3d के अंदर बच्चों। सो नाउ बाहर की ऑर्बिट का फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा 3s1 3p3 3d1। तो आपके पास देखो ये एक 3s का, 3p का 3 और 3d का 1, ऐसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो वैकेंट मिल रहा है, ठीक है। तो वहां पे पांचों जगह पे 1-1 इलेक्ट्रॉन लेके कौन आने वाला है? क्लोरीन। कौन आएगा बच्चों? क्लोरीन। तो चलिए देखते हैं, ये देखो PCl5 फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, पांचों कॉर्नर पे क्लोरीन आ जाएगा और 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा उनके बीच में, ठीक है, और वो बना देगा PCl5। देखो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो 5 बार फॉस्फोरस के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा PCl वाले, ठीक है। यस, नाउ the 5 orbitals, that is 1s 3p and 1d orbitals, are available for the hybridization to yield a set of 5 sp3d hybrid orbitals which are directed towards the 5 corners of a trigonal bipyramidal as depicted in the figure। देखो ऐसे वो अरेंज हो जाएंगे, उसमें से 3 जो होंगे, ठीक है, फॉस्फोरस के साथ, तो 3 वो जुड़ जाएंगे ऐसे इक्वाटोरियल रीजन पे, ठीक है, और 2 होंगे, ठीक है, वो ऊपर नीचे रहेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट उसमें दिख जाएगा PCl5 वाला।
Then it should be noted that all the bond angles in trigonal bipyramidal geometry are not equivalent. Bond angles सबके equal नहीं होंगे भाई. Then in PCl5 the 5 sp3 d orbitals of phosphorus overlap with the singly occupied p orbitals of chlorine atom to form the 5 PCl सिग्मा बॉन्ड. ये अभी हमारी बात हुई कि भाई इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे. कौन से वाले? तो क्या PCl वाले. ठीक है. देन 3 जो PCl बॉन्ड बनेंगे वो लाई इन द प्लेन एंड मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. ओके. एंड दिस बॉन्ड्स आर टर्म्ड एज एन इक्वाटोरियल बॉन्ड्स. मैंने अभी आपको दिखाया, देखो दिखा देता हूं. यस, ये वाले 1 PCl1 PCl2 और PCl3 ये इक्वाटोरियल हो जाएंगे 120 डिग्री वाले. ठीक है. यस. देन जो दो बचे द रिमेनिंग 2 PCl बॉन्ड्स, उसमें 1 लाइंग अबोव, एक ऊपर की ओर, एंड 1 लाइंग बिलो, एक नीचे की ओर. ओके. द इक्वाटोरियल प्लेन के ऊपर और नीचे रहेगा और उनका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा बच्चों. ठीक है. दिस बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज एन एक्सियल बॉन्ड्स. ठीक है. तो 3 जो है वो इक्वाटोरियल बॉन्ड बनेंगे 120 डिग्री वाले. ठीक है. और 2 है वो एक्सियल बॉन्ड्स बनेंगे 90 डिग्री वाले. ठीक है. देन नेक्स्ट, नाउ यहां पे एक रीजन है, एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर्स सफर मोर रिपल्सिव इंटरैक्शन फ्रॉम द इक्वाटोरियल बॉन्ड पेयर्स. यानी कि एक्सियल बॉन्ड जो है उसके अंदर ज्यादा रिपल्सन होगा भाई, इंटरैक्शन फ्रॉम द इक्वाटोरियल बॉन्ड पेयर्स. इसीलिए एक्सियल बॉन्ड्स हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर. हेंस एक्सियल बॉन्ड क्या रहेंगे? थोड़े लॉन्ग रहेंगे भाई एज कंपेयर टू द इक्वाटोरियल बॉन्ड. ओके. सो फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर एंड हेंस स्लाइटली वीकर देन द इक्वाटोरियल बॉन्ड्स. इसलिए अभी देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ गई बच्चों, तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई इंटरेक्शन जो है, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा. ओके. तो उसकी वजह से आपको अगर वो बॉन्ड ब्रेक करना हो, ठीक है, तो वो इजी रहेगा. इसलिए आप जो है समझ लो कि आपको इक्वाटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड ब्रेक करने हो तो एक्सियल बॉन्ड इजी टू ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है. विच मेक्स PCl5 मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव. फिर से देखो, एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्सिव इंटरैक्शन. रिपल्सिव इंटरैक्शन ज्यादा होगा एक्सियल बॉन्ड में एज कंपेयर टू द इक्वाटोरियल बॉन्ड पेयर्स. इसलिए एक्सियल बॉन्ड्स हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर. वो लॉन्ग ज्यादा है समझ लो थोड़े बहुत. ठीक है. इसलिए क्या होगा कि उनको ब्रेक करना इजी हो जाएगा. ओके. तो एक्सियल बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक एज कंपेयर टू द इक्वाटोरियल बॉन्ड्स, विच मेक्स PCl5 मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन we are going to see about the structure of SF6 बच्चों, यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड. PCl5 का हमने अभी देखा जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन था. SF6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है. तो इसके अंदर देखो जो फॉस्फोरस उसमें था, यहाँ पे हमारे पास सल्फर सेंट्रल एटम है और 6 कॉर्नर पे फ्लोरीन जुड़ जाएगा. तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट में बाहर की ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3s2 3p4 3d0. ये तो बात हुई सल्फर का ग्राउंड स्टेट का. अभी सल्फर जब एक्साइटेड स्टेट में भागेगा भाई, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 3s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, वो जाएगा कहाँ पे 3d में, और 3p के अंदर जो कपल्ड है, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के जाएगा 3d के अंदर. तो अभी आपके पास 3d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. तो एक्साइटेड स्टेट में सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा बच्चों 3s1 3p3 3d2. मतलब कि आपके पास अभी नाउ यू आर हैविंग 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल d की. तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3d2. Now you are having half filled 3s, half filled 3p and
3D में 2 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो मतलब कि 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा फ्लोरीन, ठीक है। और ये 6 की 6 प्लेस पे फ्लोरीन आके 6 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ओके, SF6 सिग्मा बॉन्ड, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके SF6 स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है वो sp3d2 है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और d की 2 ऑर्बिटल, मतलब कि वो बन जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नाउ इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। यू कैन सी दैट जो सल्फर सेंट्रल एटम है, ठीक है, ऊपर नीचे और चारों कॉर्नर पे फ्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो बच्चों। इवन अपना टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।